पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि सेल सिग्नलिंग में एक सेल होती है जो सिग्नल उत्पन्न करती है और यह सिग्नल दूसरी जो इसकी टारगेट सेल होती है जहाँ तक सिग्नल भेजना है, यानी कोई संकेत से अपनी बात कहनी है, तो दूसरी सेल होती है उस पर इस संकेत को प्राप्त करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। वही इस रिसेप्टर्स को प्राप्त करते हैं और उस अकॉर्डिंग जो भी निर्देश होता है वो वैसी प्रक्रिया कोशिका में होती है। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सिग्नल कितने तरीके के होते हैं। वह अमीनो एसिड हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, आइकोसानॉइड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, पेप्टाइड हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो अपने 4 प्रकार के रिसेप्टर्स थे। पहला जो था लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स या आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स, दूसरा जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स, तीसरा रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज और चौथा था एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। ये चारों प्रकार के जो रिसेप्टर्स हैं, जब इन पर सिग्नल आके बंधता है तो ये काम कैसे करते हैं और इनकी संरचना क्या होती है वो हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला अपना है, जो पहला प्रकार है वो है लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्या है लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स में। तो लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स जो होते हैं, व्हेन ए लाइगेंड बाइंड टू इट्स रिसेप्टर्स, जब कोई संकेत आके इनके रिसेप्टर से बंधता है या इस प्रकार के रिसेप्टर से बंधता है, इट काजेज ए कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन ऑफ द रिसेप्टर। तो ये जो है, ये जो सिग्नल बनता है ये इन रिसेप्टर्स की संरचना में परिवर्तन करता है, इनके कन्फॉर्मेशन में परिवर्तन करता है और इस परिवर्तन की वजह से ओपन से चैनल इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में एक चैनल खुल जाता है। चैनल रास्ते हैं आयनों के लिए, जिसके थ्रू आयन आते जाते हैं, कोशिका बाहर से कोशिका के अंदर आते हैं या कोशिका से बाहर जाते हैं। तो जैसे ही सिग्नल इस प्रकार के रिसेप्टर से आके बंधता है, इनकी संरचना में परिवर्तन होता है और आयन चैनल खुल जाते हैं। अब आयन चैनल खुल जाते हैं तो स्पेसिफिक आयन्स लाइक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार के जो आयन हैं, कैल्शियम जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम प्लस Na+ होता है, मैग्नीशियम Mg2+ होता है, तो ये सब धनात्मक आयन है। तो इस तरीके के आयन कैन पास थ्रू द आयन चैनल्स, ये इस आयन चैनल से पास हो सकते हैं, आ जा सकते हैं। दीज काजेज रैपिड चेंज इन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल। अब जब ये आयन कोशिका के अंदर आते हैं तो कोशिका की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में तेजी से परिवर्तन करते हैं, रैपिड चेंज करते हैं। और कैसे ये चेंज करते हैं? बाय परमिटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ आयन्स टू इंटर द सेल। इस बात को अलाउ करके कि बड़ी संख्या में जो आयन है वो कोशिका के अंदर आए, और जब ऐसे आयन, चाहे वो धनावेशित हों या ऋणावेशित, धनावेशित होंगे वो आएंगे तो कोशिका के अंदर धनावेश बढ़ेगा, तो उसका इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो धनावेशित हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ऋण आयन आएंगे तो ऋण आवेश की संख्या बढ़ेगी और कोशिका अंदर की तरफ से ऋणात्मक हो जाएगी। तो इन दोनों तरीकों से जो कोशिका की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज होती है। अब यहाँ हम देखते हैं, ये है अपना आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स, और यहाँ पर ये जो जे आकार का बना हुआ है, जहाँ पर हमारा कर्सर है, यहाँ पर रिसेप्टर्स आके बंधते हैं। ये रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है इस चैनल का। यहाँ दूसरे फिगर में देखिए, यहाँ पर रिसेप्टर आके बंधा है और जैसे ही बंधा है ये आयन चैनल खुल गए, क्योंकि इन आयन चैनल की संरचना में परिवर्तन हुआ। तो व्हेन ये सिग्नल बाइंड टू द आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स, इट काजेज a conformational change in the structure of the receptors and ultimately ये आयन चैनल्स ओपन। तो क्योंकि ये आयन चैनल से जुड़े हुए रिसेप्टर्स हैं,
यानी आयन चैनल पर ही इसका रिसेप्टर्स है। जैसे ही संकेत आके इस रिसेप्टर से बनता है, आयन चैनल की संरचना में परिवर्तन होता है, ये खुल जाते हैं, आयंस आने लगते हैं और परिणाम ये होता है कि कोशिका की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो पहला जो अपना रिसेप्टर है वो इस तरीके से काम करता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि वो कोशिका के अंदर का आवेश बदले। इस तरीके से बदलते हैं, ये हम लोगों ने देखा। दूसरा जो टाइप है वो है जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, ये दूसरा प्रकार है। अब एज द नेम इंडिकेटेड, जैसा इनके नाम से हमें पता चल रहा है, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये जो है ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के आर पार फैले रिसेप्टर प्रोटीन है और लिंक टू सो कॉल्ड जी प्रोटीन, और ये स्वयं जी प्रोटीन से जुड़े होते हैं। तो जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स कोशिका के आर पार फैले प्रोटीन के बने रिसेप्टर्स हैं और ये स्वयं जी प्रोटीन से जुड़े होते हैं। अमूमन सारे रिसेप्टर्स प्रोटीन से बने होते हैं। तो अच्छा, इन रिसेप्टर्स को आल्सो कॉल्ड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, इनको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर भी कहा जाता है, या दूसरा नाम है 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। इन्हें 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम लोग आगे देखें। बिकॉज दे हैव 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसेस, क्योंकि इनके 7 मेम्ब्रेन में फैले वलय होते हैं, स्पैनिंग द सेल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन में फैले हैं, इसलिए इनको 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 7 ऐसे वलय होते हैं इनके और मोर देन 1000 GPCRs आर नोन। तो अब तक लगभग में कोशिका की सतह पर ऐसे 1000 प्रकार के जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स खोजे जा चुके हैं। अच्छा, अब ये जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं, इनको शॉर्ट में जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स कहा जाता है। इनको जो है, इनका जो दूसरा नाम है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स है, शॉर्ट में इन्हें GPCR कहा जाता है। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स को GPCR कहते हैं। अब GPCR एक शॉर्ट फॉर्म है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का, इसलिए हमेशा ही कैपिटल में लिखे जाएंगे। GPCRs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेंस ऑफ साइट एंड टेस्ट। इस प्रकार के जो रिसेप्टर्स हैं वो हमें दृश्य का आभास कराते हैं। जो हम देखते हैं वो इस प्रकार के रिसेप्टर की सहायता से संभव होता है, और टेस्ट का आभास भी इस प्रकार के रिसेप्टर्स के द्वारा ही होता है। यानी कि सिग्नल लाइट के रूप में आती है या दूसरे से फॉर्म में आती है, वो इस प्रकार के रिसेप्टर से आके बनती है। रिसेप्टर्स उसके अकॉर्डिंग चेंज उत्पन्न करते हैं और हमें आभास होता है या हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। या दूसरे तरीके से जब हम कोई चीज़ खाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे रिसेप्टर से आके बनते हैं, तो हमें वो किस प्रकृति का है, उसका टेस्ट कैसा है, इसका आभास होता है। अब इनके जो सिग्नल हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो दीज इंक्लूड्स हार्मोन्स। इनके सिग्नल में हार्मोन हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, ऑडोरेंट्स हो सकते हैं, मतलब जिनमें कोई गंध होता है, ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं, या वही केमिकल्स रिलीज्ड बाय द फैगोसिटिक सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ऐसे केमिकल्स जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के फैगोसाइटिक सेल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। फैगोसाइटिक सेल्स क्या हैं? वह सेल हैं जो किसी भी जो बाह्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे शरीर में एंटर करता है, उसको ये खाती हैं, उसका भक्षण करती है। ऐसी कोशिकाओं को फैगोसिटिक सेल्स कहा जाता है। तो ये जो है अपनी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स निकालती हैं जो बाकी जो तंत्र है उस सिग्नल से इनकी मदद करता है और ये अपना काम आसानी से कर पाती है। तो GPCRs रिसेप्टर से जुड़े जो सिग्नल हैं वो ये हैं: हार्मोन, ट्रांसमीटर्स, ऑडोरेंट्स, केमिकल्स रिलीज्ड बाय फैगोसिटिक सेल्स, ये सारी चीज़ें। अब इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स
ऐसे मेम्ब्रेन के आर पार फैले प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं जो स्वयं जी प्रोटीन से जुड़े हैं। इन्हें जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स भी कहते हैं या 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके 7 वलय होते हैं जो मेम्ब्रेन में फैले होते हैं। ये हमें दृश्य और स्वाद का अनुभव कराते हैं और अब तक कोशिका में लगभग 1000 प्रकार के ऐसे रिसेप्टर्स खोजे जा चुके हैं। इनसे जो जिस प्रकार के सिग्नल आके बनते हैं उनमें हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एडोरेंट्स हैं, केमिकल्स हैं जो फेगोसिटिक सेल्स के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब इनसे जो जी प्रोटीन जुड़ती है उस अच्छा पहले तो इन रिसेप्टर्स की संरचना देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ये जो जीपीसीआर है इनकी संरचना क्या है? तो इनकी संरचना को विस्तृत रूप से जानने और समझने के लिए पहले हम इनका फिगर देखते हैं। ये देखिए, ये अपनी मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटीन और लिपिड की बनी है और इसमें ये 7 वलय हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के जो फैले हुए हैं और ये बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, एक्स्ट्रा सेलुलर लूप, अंदर की तरफ इंट्रासेलुलर लूप के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। जितने भी वलय हैं इनके वो जुड़े हुए हैं। बाहर की तरफ सिग्नल बाइंडिंग साइट है, ये पीले रंग का सिग्नल है जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ये कोशिका के बाहर का जो इनका हिस्सा है वहाँ पर आके जुड़ता है। कोशिका के अंदर यानी मेम्ब्रेन के अंदर का जो हिस्सा है वहाँ से जी प्रोटीन जुड़ता है। जी प्रोटीन की संरचना देखिए, जी प्रोटीन यहाँ पर 3 हिस्सों से मिलकर बना है, अल्फा, बीटा, गामा। इन तीनों में से अल्फा हिस्सा सबसे बड़ा होता है और इसी अल्फा हिस्से से जीटीपी या जीडीपी ये आके जुड़ती हैं। इसीलिए इस प्रोटीन से चूंकि जीटीपी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट या ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट जुड़ती है, इसलिए इनको जी प्रोटीन कहा जाता है। और ये चूंकि रिसेप्टर से जुड़े होते हैं इसलिए ऐसे रिसेप्टर्स को जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स कहते हैं। और यही एक बात और समझना है कि जब इस जी प्रोटीन से जीटीपी जुड़ी होती है तो रिसेप्टर्स ऑन होता है, एक्टिव होता है, और अगर यहाँ पर जीडीपी जुड़ी है तो रिसेप्टर ऑफ होता है। या इसको ऐसे समझिए कि जब सिग्नल आके इनसे जुड़ता है तो रिसेप्टर ऑन हो जाता है और जी प्रोटीन तुरंत अपने से जीटीपी को जोड़ती है। इससे जो जीडीपी जुड़ी होती है उसको हटा देती है, उसकी जगह पर चार्ज्ड यानी जीटीपी हाई एनर्जी कंपाउंड है और जीडीपी जब ये डिस्चार्ज हो जाती है इसकी एनर्जी तब जीटीपी जीडीपी में बदल जाता है। तो जीडीपी में ऊर्जा नहीं होती है। तो जैसे ही सिग्नल आके बनता है ये जीडीपी को जो कि डिस्चार्ज हो चुका है उसको हटा देती है, उसकी जगह पर जीटीपी को बांध लेती है। अब हम इसी चीज़ को लिखेंगे कैसे उसको समझते हैं। तो ये इनकी संरचना हो गई, इसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। जीपीसीआर है 7 हेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, इनमें 7 ऐसे हेलिकल मेम्ब्रेन में फैले डोमेन है। अच्छा, दी हेलिकल डोमेन्स आर कनेक्टेड बाई इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर लूप। ये जो डोमेन है ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर लूप के द्वारा जुड़े हैं। अब इस रिसेप्टर्स का जो मेम्ब्रेन के बाहर का हिस्सा है उसे यन टर्मिनल कहते हैं। द यन टर्मिनल लाइज आउटसाइड द सेल। और जो मेम्ब्रेन के अंदर का हिस्सा है कोशिका द्रव्य की तरफ जो बढ़ा हुआ भाग है उसको सी टर्मिनल्स कहते हैं। चूँकि ये प्रोटीन है तो प्रोटीन में एक एन टर्मिनल होगा, एक सी टर्मिनल होगा, ये हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर जो इसका एन टर्मिनल होता है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है, सी टर्मिनल सेल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ यानी कोशिका द्रव्य की तरफ होता है। अब कोशिका मेम्ब्रेन के बाहर का जो हिस्सा है वहाँ पर हैज ए लाइगैंड बाइंडिंग साइट, उसमें एक सिग्नल को जुड़ने का स्थल होता है, लाइगैंड बाइंडिंग साइट जिसे कहते हैं। और इंट्रासेलुलर पोर्शन जो कोशिका के अंदर का पोर्शन है वो इंटरेक्ट करता है जी प्रोटीन से, यानी जी प्रोटीन से वो जुड़ता है। तो ये तो हो गया अपना स्ट्रक्चर ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। 7 हेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, ये दोनों डोमेन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर लूप से जुड़े हैं।
बाहर का जो टर्मिनस है वो एन टर्मिनस है, अंदर का टर्मिनस सी टर्मिनस होता है, बाहर के टर्मिनस पर लिगैंड बाइंडिंग साइट है, अंदर के टर्मिनस पर जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट है। अब जी प्रोटीन की संरचना अभी हम लोगों ने फिगर में देखा है। तो देयर आर टू क्लासेज ऑफ जी प्रोटीन। जी प्रोटीन की दो श्रेणियां हैं, दो प्रकार के होते हैं। लार्ज हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन, बड़ी आकार की और कई उप इकाइयों की बनी, अलग अलग उप इकाइयों की बनी जी प्रोटीन। दूसरा स्मॉल, छोटी और मोनोमेरिक जी प्रोटीन, एक ही उप इकाई से मिलकर बनी जी प्रोटीन। तो एक बड़ी होती है जो दो तीन ऐसे उप इकाइयों से मिलकर बनी है, दूसरी छोटी होती है, एक ही इकाई होती है उसमें। दे हैव ए सिमिलर मोड ऑफ एक्शन, और ये दोनों प्रकार जो हैं इनके काम करने का तरीका समान है। पहला कौन सा है? हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन, दूसरा है मोनोमेरिक जी प्रोटीन। अब यहाँ आगे जिसकी संरचना हम लोग देखेंगे वो होगी हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन, जो बड़ी वाली है, लार्ज हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन। तो हियर वी विल डिस्कस द हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन। जी प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड बिकॉज दे बाइंड टू जीटीपी। इन्हें जी प्रोटीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जीटीपी को बांधती हैं। जीटीपी की जो ऊर्जा क्षय हो जाती है जब, तो यही जीटीपी जीडीपी में बदल जाता है। जी प्रोटीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने से जीटीपी को बांधती हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बन सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से याद करना है हमें। अब लार्ज हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन जो होती है वो ट्राइमर है। अभी हम लोगों ने फिगर में देखा था, जो जी प्रोटीन जुड़ी हुई थी रिसेप्टर से, उसके तीन कंपोनेंट थे, अल्फा बीटा गामा। तो वो ट्राइमर थी, तीन यूनिटों से मिलकर बनी थी। तीन सब यूनिट थी, जी अल्फा, जी बीटा, जी गामा। जी बीटा एंड जी गामा बाइंड टू फॉर्म ये जी बीटा गामा डाइमर। जी बीटा और जी गामा जब जुड़ती हैं तो ये दो उप इकाई वाले रचना बनती है, डाइमर बनता है। और जब जो इसमें अल्फा है वो जब मिल जाता है तो ट्राइमर हो जाता है। जी अल्फा इज द लार्जेस्ट एंड कैन बाइंड टू जीटीपी और जीडीपी। जो जी अल्फा है वो सबसे बड़ी होती है और ये जीटीपी या जीडीपी से बन सकती है। तो हमेशा जीटीपी और जीडीपी वो जी अल्फा से बनता है। अब संरचना हमको ज्ञात हो गई रिसेप्टर्स की भी और उससे जुड़ी जी प्रोटीन की भी। अब किन स्टेप्स से होके ये जो जीपीसीआर है यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट होता है? तो सबसे पहले सिग्नल बंधेगा, सिग्नल बाइंड टू द एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन ऑफ जीपीसीआर। बाहरी हिस्से में एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन जिसको कहते हैं उस पर आके बनता है ये। अब जैसे बनता है जीपीसीआर अंडरगोज ए चेंज इन कन्फॉर्मेशन। जो रिसेप्टर्स है उसकी संरचना बदल जाती है, चेंज इन कन्फॉर्मेशन एंड बाइंड टू जी प्रोटीन ट्राइमर। और जैसे संरचना बदलती है ये अपने साथ जो जी प्रोटीन है उसको बांधती है। जब जी प्रोटीन रिसेप्टर से बनता है, जी अल्फा रिलीजेज इट्स बाउंड जीडीपी। जी अल्फा से बंधा हुआ जीटीपी मुक्त हो जाता है और उसकी जगह पर बाइंड ए न्यू जीटीपी मालिक्यूल। तो एक फुली चार्ज जीटीपी मालिक्यूल उसकी जगह पर आके बंध जाता है, जो इसे ऊर्जा देगा आगे के काम के लिए। जैसे ही जीटीपी बनता है और सिग्नल बाहर बंधा हुआ है तो जी अल्फा और जीटीपी अब जी प्रोटीन से अलग हो जाते हैं, सेपरेट फ्रॉम दी कॉम्प्लेक्स। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उससे ये अलग हो जाते हैं, जी अल्फा और जीटीपी। बीटा और गामा अभी उसी के साथ हैं, जी अल्फा और जीटीपी अलग हो गया। अब देखिए बहुत जी अल्फा जीटीपी ये जो अलग हुआ है और जो शेष बचा है जी बीटा और गामा कैन रेगुलेट डिफरेंट प्रोसेस इन द सेल बाई बाइंडिंग टू ए पर्टिकुलर एंजाइम और प्रोटीन। तो ये दोनों में क्षमता होती है कि ये कोशिकाओं के अलग अलग प्रक्रियाओं का नियंत्रण कर सकें, करें, रेगुलेट करें। और किस विधि से करते हैं? अलग अलग प्रकार की प्रोटीन से बंध के या अलग अलग प्रकार के एंजाइम से बंध के। तो कोशिका के अंदर जो प्रोटीन है
या जो एंजाइम है उनसे ये बंधते हैं और फिर उसी के हिसाब से प्रभाव इनका उत्पन्न होता है। तो सिग्नल का उद्देश्य यही था कि ये प्रभाव उत्पन्न किया है। तो ये तरीका है, यानी संक्षेप में या सार में हम कहें, सिग्नल आके बंधता है। जैसे सिग्नल बनता है, रिसेप्टर की संरचना में परिवर्तन होता है। रिसेप्टर की संरचना में परिवर्तन होता है तो जो जी प्रोटीन है वो आके कोशिका द्रव्य से अंदर वाली हिस्से में बंध जाती है, और जैसे ही बनती है जो इसका एल्फा सब यूनिट है वो अपने से जीडीपी को हटा देता है, जीटीपी को ग्रहण करता है। जीटीपी जैसे बनता है, अल्फा सब यूनिट और जीटीपी अलग हो जाते हैं और ये जाके कोशिका के प्रोटीन या एंजाइम से बंध के उसे या तो एक्टिवेट कर देते हैं तो कोई काम होने लगता है, जैसा सिग्नल आया होगा किसी काम को करने के लिए तो वैसा होने लगता है, या अगर कोई काम चल रहा है उसे बंद करना है तो उस प्रोटीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं और इस तरीके से इनका प्रभाव दिखता है। तो इस आज की क्लास में हम लोगों ने अपने 4 प्रकार के रिसेप्टर्स में से 2 प्रकार के रिसेप्टर्स उनकी संरचना और वो कैसे काम करते हैं इनके बारे में पढ़ा। पहला था आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स, दूसरा था जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। अब तीसरा जो है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स, और नॉन प्रोटीन या जो बाकी 2 बचे हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।